को जरूर सब्सक्राइब करें। पिछले अध्याय में क्लाइन ड्वेन दांतेस के रूप में जहाज से सफर कर रहा था। रात के अंधेरे और तूफान के बीच उसने 3 काले जहाज देखे जो किंग ऑफ द 5 सीज नास्ट के थे। ये समुद्री लुटेरों का सबसे खौफनाक राजा था। अब क्लाइन के जहाज के यात्री दहशत में हैं और क्लाइन ने एक अजीबोगरीब कदम उठाने का फैसला किया है। ये रहा चैप्टर 971 रिस्ट्रेंट। रात के सन्नाटे को चीरते हुए जहाज का ब्यूगल गूंज उठा। हवा और बारिश के शोर के बीच भी ये आवाज इतनी तीखी थी कि गहरी नींद में सोए यात्री झटके से जाग गए। किसी के पास तैयार होने का वक्त नहीं था। वे अपने पायजामे और कोट पहनकर नंगे पैर खिड़कियों की ओर दौड़े। बाहर का नजारा देखकर उनका खून जम गया। तूफानी समुद्र और घने अंधेरे के बीच 3 विशाल काले जहाज किसी प्रेत की तरह उनके जहाज की ओर बढ़ रहे थे। उनकी पालें काली थीं और उन पर जलती हुई पीली लालटेनें किसी शैतान की आंखों जैसी लग रही थीं। उन जहाजों से निकलने वाली आभा इतनी भयानक थी कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। यात्रियों के दिमाग में एक ही नाम गूंजा, ब्लैक एम्परर। ये नाम मौत का दूसरा नाम था। ये किंग ऑफ द 5 सीज नास्ट का बेड़ा था, जिसे दुनिया की कोई भी नौसेना नहीं रोक पाई थी। हे स्टॉर्म, हमारी रक्षा करो। देवी, हम पर दया करो। यात्रियों में हड़कंप मच गया। औरतें डर के मारे रोने लगीं। उन्हें अपनी इज्जत और जान का डर था। मर्द अपने हथियारों को टटोलने लगे। हालांकि वे जानते थे कि समुद्री डाकुओं के राजा के सामने उनकी बंदूकें खिलौने जैसी हैं। कुछ लोगों ने तो अपने पैसे और जेवर छिपाना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि शायद लुटेरे उन्हें छोड़ देंगे। तभी जहाज के कैप्टन की आवाज लाउडस्पीकर पर गूंजी, शांत हो जाइए, डरने की कोई बात नहीं है। ब्लैक एम्परर के मालिक नास्ट के अपने नियम हैं। वो बाकी लुटेरों जैसा नहीं है। उसके आदमी सिर्फ दौलत लूटते हैं और कुछ नहीं। आपकी जान और इज्जत सुरक्षित रहेगी। ये सुनकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। कम से कम वे जिंदा तो रहेंगे। लेकिन फिर भी अपनी गाढ़ी कमाई लुटने का गम उन्हें सताने लगा। कुछ व्यापारी तो रोने लगे क्योंकि उनका सब कुछ लुटने वाला था। ब्लैक एम्परर के डेक पर समुद्री डाकुओं की फौज तैयार खड़ी थी। उनका सेकंड मेट हॉरर विस्काउंट बर्ड मस्टैंग अपनी दूरबीन से सामने वाले जहाज को देख रहा था। वो एक रईस की तरह सजा हुआ था। इंत स्टाइल की शर्ट और गहरा लाल कोट। उसकी इनामी राशि 10,000 पाउंड से ज्यादा थी। अचानक बर्ड मस्टैंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। दूरबीन से देखते देखते सामने वाला विशाल लाइनर गायब हो गया। वहां अब सिर्फ तूफानी लहरें और कुछ लाल सिर वाले समुद्री बाज उड़ रहे थे। जहाज कहाँ गया? इतना बड़ा जहाज हवा में कैसे उड़ गया? डाकुओं में खलबली मच गई। बर्ड मस्टैंग का दिमाग तेजी से दौड़ा। घोस्ट शिप? नहीं, ये एक भ्रमजाल है और इतने बड़े जहाज को गायब करने वाला भ्रमजाल सिर्फ एक डेमीगॉड ही बना सकता है। बर्ड मस्टैंग तुरंत पलटा और एक अजीब सी चाल चलते हुए सिर्फ 8 कदमों में ही वो बहुत दूर पहुंच गया। उसने झुककर कहा, अर्ल नास्ट, शिकार के साथ कुछ असामान्य हुआ है। कैप्टन के केबिन से एक भारी और गंभीर आवाज आई, रास्ता बदल लो, सर्कल अराउंड इट। जैसी आपकी आज्ञा। बर्ड मस्टैंग ने तुरंत आदेश मान लिया। वो समझ गया था कि नास्ट एक अनजान डेमीगॉड से बिना वजह उलझना नहीं चाहते। अगर वो डेमीगॉड सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा है और हमला नहीं कर रहा, तो नास्ट भी उसे सम्मान देंगे। जैसे ही ब्लैक एम्परर मुड़ा, तूफानी आसमान से एक लाल सिर वाला समुद्री बाज नीचे उतरा। वो सीधे ब्लैक एम्परर के डेक की ओर आया। हैरान डाकुओं के बीच उस बाज ने इंसान की आवाज में कहा, मैं अर्ल ऑफ व्हाइट मेपल नास्ट से मिलना चाहता हूं। बर्ड मस्टैंग ने कैप्टन की ओर देखा। नास्ट की आवाज आई, उसे आने दो। बाज डेक पर उतरा और उसका शरीर बदलने लगा। पंख गायब हो गए और वो एक इंसान के रूप में बदल गया। उसने एक लंबा टॉप हैट और टक्सीडो पहना हुआ था। उसके चेहरे पर पंखों वाला मास्क था। बर्ड मस्टैंग और बाकी डाकुओं ने उसे गौर से देखा और उनकी रूह कांप गई। ये आदमी बहुत ही अजीब था। सामने से देखने पर वो सामान्य लगता था, लेकिन जब वो मुड़ा, वो कागज की तरह पतला था। उसकी मोटाई मुश्किल से 2 उंगलियों जितनी थी। वो एक कागज का पुतला जैसा लग रहा था जो चल रहा हो। राक्षस, बर्ड मस्टैंग ने थूक निगला। ये क्लाइन था। उसने अपनी एक मैरिनेट, जो बाज था, को इंसान के रूप में बदला था। चूंकि बाज का शरीर छोटा था, इसलिए वो एक पूरा इंसान नहीं बना पाया, बस एक पतला सा पुतला बना पाया। क्लाइन ने जानबूझकर ऐसा रूप लिया था। वो अपनी नई शक्ति बिजारो सॉर्सरर, विचित्र जादूगर का अभ्यास कर रहा था। एक सॉर्सरर का मतलब जादू करना नहीं है, बल्कि विचित्र और व्यवहार करना है। क्लाइन कागज के पुतले के रूप में कैप्टन के केबिन में दाखिल हुआ। अंदर का नजारा भव्य था। मोमबत्तियां जल रही थीं और अंत में एक लोहे की काली कुर्सी पर किंग ऑफ द 5 सीज नास्ट बैठा था। नास्ट करीब 1.9 मीटर लंबा था। उसने काला चोगा और एक छोटा मुकुट पहना था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका ऑरा इतना भारी था कि कोई भी उसके सामने झुकने को मजबूर हो जाए। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, मिस्टर बिजारो सॉर्सरर। क्लाइन ने अपना हैट उतारा और झुककर कहा, अब आप मुझे जानते हैं।
नास्ट की आवाज से पूरा कमरा कांप उठा। बोलो, तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो? क्लाइन ने बिना किसी डर के अपनी सपाट और पतली आवाज में जवाब दिया। सम्राट, मैं एम्परर रोजेल के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूं। हर कोई जानता है कि आप और आपके पिता उनसे कई बार मिल चुके हैं। नास्ट ने अपनी लाल आंखों से इस विचित्र डेमीगॉड को स्कैन किया। पहले बैठ जाओ। नास्ट के ये कहते ही एक अदृश्य और भारी दबाव क्लाइन पर पड़ा। उसका शरीर अपने आप पास वाली कुर्सी पर धम से बैठ गया। ये नास्ट की ब्लैक एम्परर लॉ पाथवे की शक्ति थी, उसके शब्द ही कानून थे। लेकिन क्लाइन तो बस एक मैरियनेट के जरिए वहां मौजूद था। उसने अपनी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को थोड़ा सा हिलाया और वो कागज जैसा पतला शरीर तुरंत सीधा हो गया, जैसे उस पर कोई दबाव ही ना हो। ये दो शक्तिशाली हस्तियों के बीच की टक्कर की शुरुआत थी। एक तरफ समुद्र का राजा और दूसरी तरफ रहस्यों का जादूगर। ये रहा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का चैप्टर 972, नास्ट की यादें। पिछले अध्याय में क्लाइन कागज के पुतले के रूप में दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री डाकू किंग ऑफ द 5 सीज नास्ट के जहाज ब्लैक एम्परर पर पहुंचा है। उसने नास्ट के दबाव को अपनी शक्तियों से बेअसर कर दिया है और अब एम्परर रोजेल के बारे में सवाल पूछना चाहता है। नास्ट का ऑरा कम होते ही क्लाइन ने बड़े इत्मीनान से एक कुर्सी खींची और दरवाजे के पास रखी। उसने नास्ट के काले सिंहासन से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी, लेकिन उसका रवैया किसी अधीनस्थ का नहीं था। क्लाइन कागज के पुतले के रूप में अपना लंबा हैट ठीक किया और लापरवाही से कुर्सी पर पीछे झुक गया। भले ही पायरेट किंग नास्ट 1.9 मीटर लंबा था और एक ऊंचे चबूतरे पर बैठा था, लेकिन क्लाइन ने खुद को कमजोर महसूस नहीं होने दिया। नास्ट, जिसकी आधिकारिक उपाधि व्हाइट मेपल थी, ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, मुझे कोई कारण दो कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब क्यों दूं? क्लाइन ने शांत भाव से कहा, भविष्य में जब आपको मुझसे कोई सौदा करना होगा, तब आपको भी यही सवाल सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नास्ट की काली आंखों में लाल रोशनी टिमटिमाई। मैं दुनिया के लगभग सभी सक्रिय सेंट्स यानी डेमीगॉड्स को जानता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं। क्लाइन ने अपने चेहरे पर लगे पंखों वाले मास्क को सहलाया और हंसा। उसने अपनी पहचान बताने के बजाय एक सवाल दाग दिया, क्या तुम ज़ारातुल से मिले हो? नास्ट ने शांत और रुबाबदार जवाब दिया, मैं उनसे 2 बार एम्परर रोजेल के महल में मिला। मैंने सीक्रेट ऑर्डर के कई सदस्यों के साथ भी काम किया है। क्लाइन ने मन ही मन मजाक किया, सीक्रेट ऑर्डर के कई सदस्य? मौका मिले तो मुझे भी मिलवाना। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी ज़ारातुल से मिला हूं। नास्ट ने अपनी छोटी काली दाढ़ी सहलाई। उसका विशाल शरीर और भी बड़ा लगने लगा, जिससे केबिन का माहौल भारी हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने ऊपर से क्लाइन को घूरते हुए कहा, एम्परर रोजेल के बारे में मेरी राय बहुत सरल है। उनसे बेहतर ब्लैक एम्परर कोई नहीं हो सकता। क्लाइन ने सिर हिलाया, तो ऐसा है। भले ही सम्राट ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ब्लैक एम्परर बनने का फैसला किया था, लेकिन उनका झुकाव हमेशा से उसी ओर था। नास्ट ने इसे पहचान लिया। क्लाइन ने विषय बदला और अगला सवाल पूछा, क्या सम्राट ने अंतिम वर्षों में आपसे या आपके पिता से कोई गुप्त काम करवाया था? नास्ट का मुकुट थोड़ा हिला। किसी ने मुझसे पहले भी यही सवाल पूछा था। क्लाइन हंसा, क्या वो बर्नाडेट थी? हाँ, तब वो बहुत छोटी और नासमझ थी। एम्परर रोजेल, जो अपने समय के सबसे महान व्यक्ति थे, वे कोई गुप्त काम मुझे या मेरे पिता को क्यों सौंपेंगे? उनसे बेहतर राज कोई खुद नहीं रख सकता था। क्लाइन ने आह भरी। ये ताना मार रहा है कि मैं भी बर्नाडेट जितना ही नासमझ। लेकिन उसने हार नहीं मानी। जो लोग परवाह करते हैं, वे उम्मीद की एक भी किरण नहीं छोड़ते। नास्ट की लाल चमक घटी और बढ़ी। तुम्हारा एम्परर रोजेल से क्या रिश्ता है? क्लाइन ने सोचा और एक गहरी आह के साथ कहा, हम पुराने दोस्त माने जा सकते हैं। ये झूठ नहीं था। वे दोनों एक ही दुनिया से आए थे और वे ग्रे फॉग के ऊपर सदियों तक पड़ोसी रहे थे। क्लाइन सम्राट की डायरियां पढ़कर उन्हें अपना देशवासी मान। नास्ट ने इस पतले डेमीगॉड को घूरा और फिर गंभीरता से पूछा, और कोई सवाल? क्लाइन तैयार था। क्या आपको सम्राट के अंतिम वर्षों में उनमें कुछ असामान्य या एबनॉर्मल लगा था? नास्ट काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं उन्हें उतना नहीं जानता था, इसलिए मुझे कुछ असामान्य नहीं दिखा। बस एक बात अजीब थी। जब भी मैं और मेरे पिता उनसे मिलते थे, वे हमेशा पश्चिम की ओर मुख करके एक बड़ी खिड़की यानी फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास खड़े रहते थे। वे दूर क्षितिज को घूरते रहते थे, सुबह, दोपहर और शाम, और वो कमरा इकलौता नहीं था जिसमें ऐसी खिड़की थी। क्लाइन बड़बड़ाया, पश्चिम, दूर क्षितिज, फॉग सी। उसे याद आया कि डायरी में एक रहस्यमयी प्रिमिटिव आइलैंड और अबिस का जिक्र था, जो फॉग सी में कहीं छिपा है। नास्ट ने सिर हिलाया, मेरा भी यही अनुमान था। क्लाइन ने राहत की सांस ली और खड़ा हो गया। मेरे सवाल खत्म हुए। मैं अपनी घुसपैठ के लिए माफी चाहता हूँ। योर लॉर्डशिप, क्या मैं आपके लिए कोई सौदा कर सकता हूँ? उसने अपना वादा पूरा करने की पेशकश की। नास्ट ने 2 सेकंड की चुप्पी के बाद कहा,
मेरे लिए ब्लैक एम्परर पाथवे का कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी ढूंढो। क्लाइन को शक हुआ कि ये एक टेस्ट है, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे पिछले सवाल एक कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी की कीमत के बराबर नहीं है। अगर मुझे कार्ड मिला तो मैं उसके अंदर की जानकारी के बदले आपसे सौदा करूंगा, या शायद मैं सिर्फ सुराग दूं। नास्ट ने अपने सिंहासन के हत्थे को सहलाया और सपाट आवाज में कहा, ठीक है। क्लाइन ने फिर से हैट उतारकर अभिवादन किया और केबिन से बाहर निकल गया। डेक पर वापस आकर बर्ड मस्टैंग और बाकी डाकुओं की नजरों के सामने क्लाइन ने अपने हाथ ऊपर उठाए। उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा, चेहरे का मास्क फैल गया। 2-3 सेकंड में वो कागज का आदमी गायब हो गया और उसकी जगह एक लाल सिर वाला समुद्री बाज आ गया। बाज ने पंख फड़फड़ाए और अंधेरे तूफान में उड़ गया। वो एक डेमीगॉड था, बर्ड मस्टैंग ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। डेमीगॉड बनने का आकर्षण हर बियॉन्डर के लिए होता है, भले ही उसमें पागल होने का खतरा हो। क्लाइन ने अपने बाज का नियंत्रण छोड़ दिया और उसे समुद्र में गिरने दिया। उधर यात्री जहाज पर यात्री डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें लगा था कि ब्लैक एम्परर हमला करेगा, लेकिन अजीब बात यह हुई कि जहाज ने हमला नहीं किया, बल्कि लाइनर के चारों ओर एक चक्कर लगाया, फिर अंधेरे में गायब हो गया। यात्रियों को कुछ मिनट बाद एहसास हुआ कि वे बच गए हैं। कुछ रोए, कुछ हंसे। उन्होंने सोचा कि शायद ब्लैक एम्परर का पेट पहले ही भर गया था, इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया। क्लाइन यानी ड्वेन डांतेस के रूप में अपने केबिन की खिड़की से उत्तर दिशा की ओर देखा। नास्ट से ज्यादा तो क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट सम्राट को जानती है। मुझे वापस जाकर उससे मिलना होगा। रॉस्टेड आके बजगो के पास द फ्यूचर जहाज पर एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटेलेया को आखिरकार क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट का पत्र मिला। वो बहुत खुश थी। पत्र की पहली लाइन थी, वो सच में सीएल का वंशज है। ये उस आर्टिसन के बारे में था जिसे कैटेलेया ढूंढ रही थी। कैटेलेया ने तय किया कि वो उस आर्टिसन को अपने जहाज पर लाएगी और उसे सुधारेगी, लेकिन वो जानती थी कि वो आर्टिसन एक बिगड़ा हुआ आदमी है। उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? कैटेलेया अपने केबिन की खिड़की पर गई और नीचे देखा। डेक पर फ्रैंकली पागल वैज्ञानिक मजे से मशरूम खा रहा था। फ्रैंक, कैटेलेया ने आवाज दी। फ्रैंक ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और ऊपर देखा। जी कैप्टन, कैटेलेया ने गंभीरता से कहा। मैं तुम्हारे प्रयोगों के लिए एक असिस्टेंट ला रही हूं। फ्रैंक पहले चौंका, फिर उसके चेहरे पर एक मासूम और शुद्ध मुस्कान आई। बहुत बढ़िया। नोट पतक को पता है कि फ्रैंक ली का असिस्टेंट बनना किसी सजा से कम नहीं। बेचारा आर्टिसन। ये रहा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज चैप्टर 973 न्यू एंजल। पिछले अध्याय में एमलिन व्हाइट द मून को सैंग्विन ड्यूक से एक मिशन मिला था, लेकिन उसके साथ ही वो विस्कॉन्ट अर्नेस्ट बोयार से बदला लेने की योजना बना रहा था। दूसरी ओर ऑड्री हॉल मिस जस्टिस अपने संगठन साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के उच्च अधिकारियों से मिलने की तैयारी कर रही थी ताकि वो सीक्वेंस 5 की तरफ बढ़ सके। बैकलैंड में जुलाई की सुबह जल्दी हो जाती थी, लेकिन गर्मी अभी भी सहने लायक थी। एमलिन व्हाइट एक किराए की बग्घी से उतरा और अपने सिर पर हैट ठीक करते हुए हार्वेस्ट चर्च में दाखिल हुआ। उसकी नजर सामने गई। वेदी के पास फादर उट्राव्स्की खड़े थे। वो विशालकाय पादरी जो किसी पहाड़ जैसा दिखता था, अपने भूरे चोगे में लिपटा हुआ। वो सेक्रेड एम्ब्लेम ऑफ लाइफ के सामने खड़ा होकर कुछ गिने चुने भक्तों को उपदेश दे रहा था। एमलिन ने उनकी ओर नहीं देखा और सीधा चर्च के पिछले हिस्से में चला गया। वहां एक छोटा कमरा था जिसे वो अब अपना कहने लगा था। उसने अपने रईस कपड़े उतारे और चर्च के पुजारी के कपड़े पहन लिए। करीब 20 मिनट बाद जब सारे भक्त चले गए, एमलिन को फादर उट्राव्स्की के पास बैठने का मौका मिला। उसने सेक्रेड एम्ब्लेम ऑफ लाइफ को घूरते हुए मन ही मन बड़बड़ाते हुए पूछा, फादर, मेरे पास एक सवाल है जिस पर मैं आपकी सलाह चाहता हूँ। उट्राव्स्की, जिनकी हल्की नीली आंखों में उम्र की लकीरें और गहरी समझ थी, मुस्कुराए। पूछो। एमलिन ने अपनी सांस रोकी और वो सवाल पूछा जिसके बारे में वो पूरी रात सोच रहा था। अगर, और मैं बस कह रहा हूं कि अगर आपका कोई दूर का रिश्तेदार आपको मूर्ख बनाता है, आपको और आपके दोस्त को खतरे में डालता है और यहां तक कि आपकी जान भी जा सकती थी, और ये मामला अदालत में नहीं ले जाया जा सकता, तो आप उसे क्या सजा देंगे? उट्राव्स्की अपनी जगह पर चट्टान की तरह स्थिर बैठे रहे। उनकी भारी लेकिन कोमल आवाज गूंजी, पहले तो तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या उस रिश्तेदार ने लापरवाही से गलती की थी या उसने जानबूझकर तुम्हें जाल में फंसाया था। अगर ये लापरवाही थी तो उसे चेतावनी दो और समझाओ। सजा देने की मत सोचो। लेकिन अगर ये जानबूझकर किया गया था तो तुम्हें ये देखना होगा कि क्या उसका स्वभाव ही ऐसा है। अगर वो हमेशा ऐसा करता है तो तुम्हें उसे खत्म कर देना चाहिए, वरना वो भविष्य में और भी मासूमों को नुकसान पहुंचाएगा। उसकी जीवन लीला समाप्त करके उसे धरती माँ की गोद में वापस भेजना, ये एक तरह की दया और शुद्धि है। खत्म कर देना। एमलिन का चेहरा पीला पड़ गया। फादर हत्या की बात इतनी शांति और सहजता से कर रहे हैं जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। ये तो द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो से भी ज्यादा डरावना है।
एमलिन ने घबराकर बीच में ही टोका। नहीं नहीं, वो हमेशा ऐसा नहीं करता, बस इस बार उसने मुझे निशाना बनाया था। मैं उसे मारना नहीं चाहता। अचानक एमलिन को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में ये स्वीकार कर लिया है कि वो खुद पीड़ित है और ये मामला उसके रिश्तेदारों सैंग्विन का है। उट्रावस्की ने उसकी ओर देखा और एक कोमल मुस्कान दी। बहुत अच्छे, तुम समझते हो कि जीवन कितना कीमती है। एमलिन ने एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। तो फिर उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? उट्रावस्की ने सामने लगे पवित्र प्रतीक की ओर देखा और कहा, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। तुम उसे यहां लाओ, उसे मेरे उपदेश सुनने दो और बाइबल पढ़ने दो। उसे जीवन का मूल्य समझने दो और धरती माँ की करुणा का अनुभव करने दो। वो यहां रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। प्रायश्चित? एमलिन चौंका। ये तो वही सजा है जो मुझे मिली थी। लेकिन फिर उसने सोचा, ये बुरा विचार नहीं है। इससे अर्नेस्ट बोयार की जान भी बच जाएगी और उसे सबक भी मिल जाएगा। ना कोई खून खराबा होगा और ना ही सैंग्विन समाज में कोई विवाद खड़ा होगा। लेकिन एक समस्या थी, मैं अर्नेस्ट बोयार को हार्वेस्ट चर्च में कैसे लाऊंगा? वो कोई बच्चा नहीं है जिसे टॉफी का लालच देकर लाया जा सकता है। वो एक सैंग्विन विस्कॉन्ट है और उसे पता है कि इस जगह से दूर रहना चाहिए। अगर मैंने ताकत का इस्तेमाल किया तो ये मुश्किल होगा। मेरे पास एंसेस्टर मिलिथ की अंगूठी है और मैं मिस मैजिशियन से स्पेल बुक भी उधार ले सकता हूं। लेकिन उसे काबू करना और बिना मारे यहां तक लाना ये आसान नहीं होगा। शायद मुझे मदद की जरूरत है। एमलिन के दिमाग में टैरो क्लब का ख्याल आया। हाँ, टैरो क्लब में बहुत से सदस्य बैकलैंड में हैं। अगर हम मिलकर काम करें तो अर्न्स को आसानी से काबू किया जा सकता है। मैं अगले हफ्ते की मीटिंग में एक मिशन दूंगा। उसने उट्रावस्की के सुझाव पर सिर हिलाया। ये सुझाव अच्छा है, मैं कुछ दिनों में सोचकर फैसला करूंगा। दोपहर का समय, 22 फेल्प्स स्ट्रीट, लो एंड चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन। ऑड्री हॉल अपने ऑफिस में बैठी थी। उसने अपनी मेज पर एक फाइल रखी और दीवार घड़ी की ओर देखा। वो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं थी। आज दोपहर उसे स्टीफन हैम्प्रस के घर जाना था, जहां उसकी मुलाकात मैम एस्केलेंटे से होनी थी। ये एक टेस्ट था। साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स ये देखना चाहते थे कि ऑड्री सच में भरोसेमंद है या नहीं, इससे पहले कि वे उसे सीक्वेंस 5 का फॉर्मूला दें। ऑड्री को डर था कि कोई उच्च अधिकारी यानी हाई सीक्वेंस स्पेक्टेटर उसे गुपचुप तरीके से देख रहा होगा। शायद मुझे इसे थोड़ा और टालना चाहिए था, उसने सोचा। लेकिन अगर मैं ज्यादा टालती तो उन्हें शक हो जाता। काश मिस्टर वर्ल्ड यहां होते। मैं सीधे फाउंडेशन में मीटिंग रख सकती थी और मुझे किसी उच्च अधिकारी के पकड़े जाने का डर नहीं होता। उसने खुद को शांत करने के लिए अपनी बियॉन्डा क्षमता प्लेकेट का इस्तेमाल किया। ऑफिस छोड़ने से पहले ऑड्री ने अपना सिर झुकाया, हाथ जोड़े और मिस्टर फूल से प्रार्थना की। मूर्ख जो इतिहास से संबंधित नहीं है। प्रार्थना पूरी करके वो अपनी मेड एनी और कुत्ते सूजी के साथ बग्घी में बैठी। जैसे ही बग्घी चली, ऑड्री को एक दिव्य दर्शन हुआ। उसकी आंखों के सामने एक भव्य सुनहरी रोशनी का स्तंभ प्रकट हुआ। उस रोशनी के बीच से एक 12 पंखों वाला एंजल नीचे उतरा। उसके पंख आग की लपटों से बने थे। उन्होंने ऑड्री को परतों में लपेटा और फिर धीरे धीरे गायब हो गए। ऑड्री का विजन सामान्य हो गया। उसने कनखियों से एनी और सूजी को देखा। उन्हें कुछ पता नहीं चला था। ये एंजल पिछले वाले से अलग था। जैसे जैसे मिस्टर फूल जाग रहे हैं, उनके एंजल्स भी अपनी ताकत वापस पा रहे हैं। ऑड्री के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, लेकिन उसका आत्मविश्वास अब चट्टान की तरह मजबूत था। उसे मिस्टर फूल का आशीर्वाद मिल चुका था। आधे घंटे से भी कम समय में ऑड्री की बग्घी स्टीफन हैम्प्रस के घर के बाहर रुकी। एनी की मदद से वो उतरी और दरवाजे की ओर बढ़ी। जल्द ही एस्केलेंटे ने दरवाजा खोला और ऑड्री को सीधे पहली मंजिल के एक्टिविटी रूम में ले गई। एनी और सूजी को नीचे लिविंग रूम में बिठा दिया गया। एक्टिविटी रूम के दरवाजे पर पहुंचकर एस्केलेंटे ने हैंडल पकड़ा और ऑड्री को अंदर जाने का इशारा किया, लेकिन वो खुद बाहर ही रुक गई। ये ऑड्री को शक हुआ, लेकिन उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वो कमरे के अंदर गई। सामने एक सिंगल सीटर सोफे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने एक फॉर्मल सूट और गहरा लाल बोटाई पहना था। उनके बाल पूरी तरह सफेद थे, लेकिन घने थे। उनके चेहरे पर एक कोमल और भव्य आभा थी। उनकी नीली आंखों में ज्ञान और बुद्धिमानी छिपी थी। ऑड्री उन्हें जानती थी। ये वीन रैम्बिस थे, शाही परिवार के सलाहकार, रॉयल फैमिली के कंसल्टेंट, और टैरो क्लब के जरिए ऑड्री को उनका असली राज भी पता था। वे पॉलिसी काउंसिल के एक पार्षद थे, एक उच्च स्तरीय डेमीगॉड। ऑड्री ने अपनी हैरानी नहीं छिपाई, क्योंकि वो सच में हैरान थी। उसे लगा था कि वीन रैम्बिस उसे छिप कर देखेंगे, लेकिन वे तो सीधे सामने आ गए। आप बहुत हैरान लग रही हैं, वीन रैम्बिस ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। वे खड़े हुए और झुककर अभिवादन किया। आपसे मिलकर खुशी है मिस ऑड्री। ऑड्री ने जानबूझकर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला और फिर बंद कर लिया। फिर उसने एक मिश्रित मुस्कान के साथ कहा,
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे संबोधित करूं। वीन रैम्बिस हंसे, जैसे हमेशा करते हैं। उन्होंने पास वाले सोफे की ओर इशारा किया। बैठिए। ऑड्री ने एक गहरी सांस ली, मुस्कान ओढ़ी और इत्मीनान से चलकर सोफे पर बैठ गई। उसने जानबूझकर वीन रैम्बिस से एक उचित दूरी यानी एडिक्वेट डिस्टेंस बनाए रखी, न बहुत पास न बहुत दूर। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल की शुरुआत थी। ये रहा लॉर्ड ऑफ द मिस्टरीज, चैप्टर 974, माइंड वर्ल्ड। पिछले अध्याय में ऑड्री हॉल को मैम एस्कलेंटे के जरिए एक रहस्यमयी बुजुर्ग से मिलवाया गया। वो हेवन रैम्बिस हैं, जो साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के एक शक्तिशाली काउंसलर हैं, सीक्वेंस 4 डेमीगॉड। ठीक उनके आने से पहले ऑड्री को मिस्टर फूल के एंजल का आशीर्वाद मिला था। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। एक स्पेक्टेटर दूसरे स्पेक्टेटर के दिमाग में झांकने वाला है। हेवन रैम्बिस ने अपने चीनी मिट्टी के प्याले से चाय की चुस्की ली। उनकी नीली आंखों में एक सौम्य और जानकार चमक थी। इतनी संकोच करने की जरूरत नहीं है मिस ऑड्री, उन्होंने कोमलता से कहा। ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। मुझे याद है 2 साल पहले हमने बर्मन के नैतिकता के सिद्धांत और कोंगसोका के व्यवहारिकतावाद पर चर्चा की थी। ऑड्री अपनी पीठ सीधी करके सोफे पर बैठी थी। उसका आसन एकदम सही था। उसने एक फीकी मुस्कान दी। मुझे बस आपको और साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के एक काउंसलर को एक साथ जोड़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। हेवन रैम्बिस ने अपना परिचय नहीं दिया था, लेकिन ऑड्री ने सही अंदाजा लगाया था। हेवन ने अपनी दाईं टांग बाईं पर चढ़ाई और मुस्कुराए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखो, हमारा संगठन साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स मुख्य रूप से मनोविज्ञान, साइकी का अध्ययन करने और ज्ञान बढ़ाने के लिए बना है। हम मामलों को संभालने, हैंडलिंग मैटर्स से ज्यादा एकेडमिक पक्ष पर ध्यान देते हैं। क्योंकि ये एकेडमिक है, तुम एक काउंसलर को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की तरह मान सकती हो। अगर ऑड्री को द वर्ल्ड क्लाइंट से ये ना पता होता कि हेवन रैम्बिस ने कुआरॉन को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था, तो वो शायद उनकी बातों में आ जाती। एक बाहरी व्यक्ति के लिए हेवन एक विनम्र, जानकार और मजाकिया विद्वान लग रहे थे, लेकिन ऑड्री सतर्क थी। वो सतह पर दिखने वाली चीजों पर भरोसा नहीं करती थी। वो अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर चुन रही थी। उसने जानबूझकर अपने विचारों को बिखरा हुआ और जीवंत रखा ताकि हेवन उसे आसानी से सम्मोहित ना कर सके। अचानक ऑड्री का दिमाग कहीं भटकने लगा। उसे लगा जैसे वो 7 शुद्ध रोशनियों को देख रही है, जिनमें अनंत ज्ञान समाया हुआ है। ये स्पिरिचुअलिटी स्काई था, आध्यात्मिकता का आकाश, मन का प्रतिबिंब। इस आकाश के नीचे एक गहरा काला समुद्र था। ये सी ऑफ कलेक्टिव सबकॉन्शियस था, सामूहिक अवचेतन का समुद्र। हर बूंद किसी के अवचेतन मन की छाप थी। इस समुद्र के पास कई द्वीप थे। उनमें से एक द्वीप ऑड्री का था। ये आइलैंड ऑफ कॉन्शियसनेस था, चेतना का द्वीप। समुद्र के ऊपर दिखने वाला हिस्सा उसका चेतन मन था और पानी के नीचे छिपा विशाल हिस्सा उसका गहरा अवचेतन मन। ऑड्री की चेतना अपने द्वीप के ऊपर हवा में तैर रही थी। वो नीचे देख रही थी। द्वीप के नीचे का हिस्सा धुंधला और ग्रे था। अचानक वो ग्रे धुंध फटी और एक पत्थर का चबूतरा दिखाई दिया। उस चबूतरे पर एक आकृति पलक झपकते ही बड़ी हो गई। सफेद बाल, 3 पीस सूट और गहरा लाल बोट आए। ये हेवन रैम्बिस था। लेकिन असली दुनिया में सोफे पर बैठे हेवन से ये अलग था। ये हेवन मुस्कुरा नहीं रहा था। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और वो ऑड्री के अवचेतन मन को घूर रहा था। वो कुछ कदम चला और सामूहिक अवचेतन के समुद्र से होकर ऑड्री के द्वीप पर चढ़ गया। वो एक बिना बुलाए मेहमान की तरह सीधे उसके चेतन मन में घुस गया। द्वीप पर पहुंचते ही हेवन ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा बदल गया। उसकी त्वचा पर सलेटी सफेद शल्क उगाए थे। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। वे सुनहरी और लंबवत थी, जैसे किसी ड्रैगन की हों। उनमें कोई भावना नहीं थी। हवा में तैरती ऑड्री ने ये सब देखा और समझ गई, ये मन की दुनिया है। हेवन रैम्बिस ने मेरे दिमाग में घुसपैठ की है। लेकिन कुछ अजीब हुआ था। मिस्टर फूल के एंजल के आशीर्वाद की वजह से हेवन की घुसपैठ ने ऑड्री की चेतना को 2 हिस्सों में बांट दिया था। पहला, असली ऑड्री, जो स्पिरिचुअलिटी स्काई में सुरक्षित तैर रही थी और सब देख रही थी। दूसरा, द्वीप वाली ऑड्री, जो हेवन के प्रभाव में थी। आकाश वाली ऑड्री ने नीचे द्वीप को नियंत्रित करना शुरू किया। कितना घिनौना है ये आदमी, बिना इजाजत मेरे घर में घुस आया। असली दुनिया में ऑड्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के सामने भी बहुत संकोच करती हूँ। उसी समय मन की दुनिया में ऑड्री ने अपने द्वीप को बड़बड़ाने का आदेश दिया। ये तुलना सही नहीं है। एक बुजुर्ग काउंसलर कम से कम सीक्वेंस 4 डेमीगॉड होगा। डर और संकोच तो होगा ही। हेवन रैम्बिस ने असली दुनिया में हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं दबाव नहीं डालूंगा। मैंने सुना है तुम कुछ ही महीनों में साइकाट्रिस्ट से हिप्नोटिस्ट बन गई। मुझे बताओ, तुमने ये कैसे किया?
एस्कलांटे ने कहा था कि तुमने साहस का इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे विस्तार से जानना है। मन की दुनिया में ड्रैगन जैसी आंखों वाला हेवन द्वीप की हर आवाज को सुन रहा था। ऑड्री तैयार थी। उसने जानबूझकर एक कहानी बनाई जो सच और झूठ का मिश्रण थी। मेरे भविष्य की योजनाओं में हमेशा एक साइकाइट्रिस्ट बनना शामिल था। जब मुझे शक्तियां मिली तो मैंने अपने आसपास के लोगों की मानसिक समस्याएं सुलझाना शुरू किया। इस प्रक्रिया में मेरा नियंत्रण बेहतर होता गया और एक दिन मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूटकर खून में मिल गया है। ऑड्री ने मन की दुनिया में अपनी जीभ बाहर निकाली जैसे कोई बच्चा करता है और थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। शर्मिंदगी अक्सर सच्चाई का सबूत होती है। हेवन को यकीन दिलाने के लिए ये जरूरी था। हेवन रैम्बिस ने सिर हिलाया। बहुत होनहार, लगता है तुमने एक्टिंग मेथड खुद ही खोज ली है। ऑड्री ने अंदर और बाहर दोनों जगह हैरान होने का नाटक किया। एक्टिंग मेथड? हेवन ने समझाया। पोषण के नाम के अनुसार अभिनय करना और उसके नियमों को समझना। इससे पोषण जल्दी पचता है और पागलपन का खतरा कम होता है। हम सीक्वेंस 6 से पहले ये नहीं सिखाते क्योंकि इससे सदस्यों के खुद को खोने का डर रहता है, लेकिन तुमने इसे खुद समझ लिया। ऑड्री ने सोचा। लिटिल सन ने कहा था कि याद रखो तुम सिर्फ अभिनय कर रहे हो। ये ज्यादा सही लगता है। हेवन की बात में दम है लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। हेवन रैम्बिस ने कहा, तुम सीक्वेंस 5 ड्रीम वॉकर का फॉर्मूला पाने के योग्य हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ मिशन दूंगा। ये तुम्हारे प्रशिक्षण का हिस्सा है। समझ गई। पहला मिशन क्या है? ऑड्री ने पूछा। हेवन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक जाल था। एक सरल लेकिन लंबा मिशन। राजनीति में न्यू पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच दरार बढ़ रही है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पिता अर्ल हॉल के रवैये पर नजर रखो। विभिन्न बिलों और मामलों पर उनकी क्या राय है मुझे बताओ। चिंता मत करो, इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हम सिर्फ दरारें भरना चाहते हैं। ये एक जासूसी का काम था, अपने ही पिता की जासूसी। हेवन की आखिरी लाइन, हम दरारें भरना चाहते हैं, तर्कसंगत नहीं थी। ये सिर्फ एक वादा था। लेकिन मन की दुनिया में उस ड्रैगन आंखों वाले हेवन ने अपना हाथ अपने कनपट्टी पर रखा। अचानक ऑड्री के द्वीप मन को लगा कि हेवन की बात बिल्कुल सही और भरोसेमंद है। आकाश में तैरती असली ऑड्री को झटका लगा। ये सम्मोहन है, ये मेरे विचारों को बदल रहा है। ये रहा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज चैप्टर 975, एक फेमिलियर फीलिंग। पिछले अध्याय में ऑड्री हॉल को हेवन रैम्बिस यानी साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स का एक डेमीगॉड से मिलवाया गया। रैम्बिस ने ऑड्री के दिमाग यानी माइंड वर्ल्ड में घुसपैठ की और उसे सम्मोहित यानी हिप्नोटाइज करने की कोशिश की ताकि वो अपने पिता की जासूसी कर सके। लेकिन मिस्टर फूल के आशीर्वाद ने ऑड्री को बचा लिया और उसे ऊपर से सब कुछ देखने की शक्ति दी। अब ऑड्री इस मानसिक युद्ध का सामना कर रही है। दूसरी ओर क्लाइन यानी ड्वेन डैंटेस के रूप में बैकलैंड वापस आ गया है। ऑड्री की चेतना अपने माइंड वर्ल्ड के आकाश में तैर रही थी। नीचे उसके चेतना के द्वीप पर हेवन रैम्बिस का ड्रैगन आंखों वाला रूप उसे सम्मोहित कर रहा था। हेवन रैम्बिस में कहा था कि वो चाहता है कि ऑड्री अपने पिता की जासूसी करे ताकि राजनीति में न्यू पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच की दरारें भरी जा सकें। लेकिन ऊपर तैरती असली ऑड्री को हकीकत समझ आ गई। तुम मेरे पिता के ट्रम्प कार्ड्स जानकर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे? ये कैसे संभव है? ऑड्री ने मन ही मन सवाल किया। अगर तुम्हें उनकी चालें पता चल गईं तो तुम उनकी योजनाओं को विफल कर दोगे। इससे उनके काम पर नकारात्मक असर पड़ेगा। अचानक ऑड्री को एक बहुत बड़ा राज समझ में आया। उसे याद आया कि हेवन रैम्बिस ने कुआरोन को आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों किया था। ऑड्री हमेशा से सोच रही थी कि इसके पीछे मकसद क्या था। कुआरोन की आत्महत्या असल में कंजर्वेटिव पार्टी के फाइनेंसर बैरन सिंड्रास के लिए एक जाल थी। हेवन रैम्बिस का मकसद बैरन सिंड्रास को बर्बाद करना नहीं था, बल्कि न्यू पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच की दरार को और गहरा करना था। हेवन रैम्बिस झूठ बोल रहा है। ऑड्री समझ गई। वो दरारें भरना नहीं चाहता, वो उन्हें इतना गहरा करना चाहता है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाएं। ऑड्री ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और अपने द्वीप यानी मन को शांत रहने का आदेश दिया। उसने हेवन के सामने कोई संदेह नहीं दिखाया। उसने हेवन से असली दुनिया और मन की दुनिया दोनों में कहा, मैं राज्य की राजनीतिक स्थिति के प्रति आपकी चिंता समझ सकती हूँ, मैं इस पर मेहनत करूंगी। मन की दुनिया में हेवन रैम्बिस ने अपने माथे से हाथ हटाया। असली दुनिया में उसने एक संतुष्ट मुस्कान, तुम सच में एक दयालु कुलीन मही। इसके बाद हेवन ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने आगे झुककर अपनी आंखों को गहरा काला करते हुए एक आदेश दिया, अपनी पहचान और माहौल की वजह से तुम मुझे भूल जाओगी। तुम सिर्फ हिल्बर्ट, स्टीफन और एस्कालांटे को याद रख। जब कोई बहुत जरूरी बात होगी तो तुम अनजाने में मुझसे मिलने का बहाना ढूंढोगी। जब तुम मेरे कमरे में आओगी तभी तुम्हारी यादें वापस आएंगी। मन की दुनिया में हेवन के ये शब्द एक चट्टान का रूप लेकर ऑड्री के द्वीप पर गिरे और जमीन के अंदर यानी अवचेतन मन में धस गए। उस पल ऑड्री को लगा जैसे वो दो हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा यानी आइलैंड जो हेवन रैम्बिस को भूल चुका था, उसे बस इतना याद था कि उसे नया मिशन मिला। दूसरा हिस्सा यानी स्काई, असली ऑड्री जो सब जानती थी। ऑड्री ने अपनी असली चेतना को प्रमुख माना और दूसरे हिस्से को नियंत्रित किया। जी सर, उसने मशीनी अंदाज में जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद करते ही मन की दुनिया में दोनों ऑड्रीज फिर से एक हो गई। कुछ सेकंड के लिए उसे भ्रम हुआ,
लेकिन एक हिप्नोटिस्ट होने के नाते उसने जल्दी ही अपनी यादें सुलझा ली। ऑड्री ने राहत की सांस ली। कितना शक्तिशाली सम्मोहन था। उसने सीधे मेरे बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड में घुसकर यादें बदल दी। लेकिन मिस्टर फूल के आशीर्वाद ने मुझे बचा लिया। अब मैं हेवन रैम्बिस को सिर्फ वही बताऊंगी जो महत्वहीन होगा। ऑड्री का मूड अब बहुत अच्छा था। वो हेवन रैम्बिस के जाल से बच निकली थी और अब उसके पास एक गुप्त हथियार था। वूश! स्टीम लोकोमोटिव ने धुआं उगलते हुए बैकलैंड स्टेशन में प्रवेश किया। कई दिनों के सफर के बाद क्लाइन आखिरकार राजधानियों की राजधानी में वापस आ गया था। ड्वेन डांटिस, क्लाइन, अपने टॉप हैट और सोने की छड़ी के साथ फर्स्ट क्लास कैबिन से बाहर निकला। उसके पीछे एक मिश्रित नस्ल का आदमी चल रहा था, जिसके हाथ में 2 सूटकेस थे। ये एनूनी था, क्लाइन की नई मैरियनेट, जो पहले विनर एंजो था। क्लाइन ने उसका नाम बदलकर एनूनी रख दिया था ताकि वो सदर्न कॉन्टिनेंट के निवासी जैसा लगे। क्लाइन ने तय किया था कि वो भविष्य में सदर्न कॉन्टिनेंट के अपने बिजनेस, हथियारों की डील्स को एनूनी के जरिए संभालेगा। खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर जाना भी पड़ा तो वो सी गॉड कैल्वेटुआ के नाम पर अपने भक्तों का इस्तेमाल करेगा। स्टेशन से निकलकर क्लाइन अपनी बग्घी में बैठा और 160 बोकलैंड स्ट्रीट की ओर चल दिया। शाम हो चुकी थी। सड़कों पर गैस लैंप चल रहे थे। जब वो अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसके बटलर वॉल्टर और हाउसकीपर टनेजा सारे नौकरों के साथ स्वागत के लिए खड़े हैं। क्लाइन ने मन ही मन हंसा। रईसों का स्टाइल सच में अलग होता है। मालिक के ना होने पर भी बटलर आराम नहीं करते। उसने सिर हिलाकर उनका अभिवादन किया। मेरी गैर मौजूदगी में आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी। ये हमारा कर्तव्य है सर, वॉल्टर और टनेजा ने झुककर कहा। क्लाइन ने अपने वैलेट रिचर्डसन की ओर देखा। रिचर्डसन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और वो बार बार नए वैलेट एनूनी को देख रहा था। उसे शायद अपनी नौकरी जाने का डर था। क्लाइन ने स्थिति संभाली। रिचर्डसन, तुम मिस्टर वॉल्टर के असिस्टेंट बनोगे। शहर के बाहर एक जागीर, मैनर ढूंढने में उनकी मदद करो। जी सर। रिचर्डसन खुशी से झूम उठा। वैलेट से असिस्टेंट बटलर बनना एक प्रमोशन था। अंदर जाकर वॉल्टर ने पूछा, सर आपको कैसी जागीर चाहिए? क्लाइन ने सोचा, ज्यादा महंगी नहीं, पता नहीं कब तक ये पहचान इस्तेमाल कर सकूं। उसने कहा, जिसमें एक अंगूर का बगीचा, विनयार्ड और शराब की भट्टी हो, ब्रुअरी हो। हथियारों की डील से उसने काफी पैसा कमाया था, इसलिए वो एक जागीर खरीद सकता था ताकि रईसों के बीच अपनी साख बनाए रख सके। रात हो चुकी थी। क्लाइन ने एनोनी को बगल के कमरे में भेज दिया और खुद खिड़की के पास खड़ा हो गया। बैकलैंड की रोशनी तारों की तरह टिमटिमा रही थी। उसने अपने अगले लक्ष्यों के बारे में सोचा। नंबर 1, ब्रिगेडियर जनरल कोनास किलगौर, MI9 का डिप्यूटी डायरेक्टर, जो एक डेमीगॉड है। नंबर 2, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड, रॉयल गार्ड्स का कैप्टन, जिसे डीमनिस ट्रिसी निशाना बना रही है। पता नहीं ट्रिसी कहाँ गायब है, मुझे उससे संपर्क करना होगा, क्लाइन ने सोचा। थोड़ी देर बाद क्लाइन बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। अचानक रात के सन्नाटे में क्लाइन की आंखें खुली। उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने चेतावनी दी। कोई 160 बोकलैंड स्ट्रीट में घुस आया था। क्लाइन ने अपना सिर पकड़ा और आह भरी। फिर से बैकलैंड में लौटे अभी एक दिन भी नहीं हुआ और रात को जगा दिया गया। ये रहा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज चैप्टर 976, ज़ेलेट। पिछले अध्याय में क्लाइन, जो अब ड्वेन डांटिस के रूप में है, बैकलैंड वापस आया और रात में उसे एक घुसपैठिए की आहट मिली। अब अपने बेडरूम में वो उस खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां क्लाइन की दोहरी पहचान, जैसे गर्मन स्पैरो और ड्वेन डांटिस और गॉडेस एवरनाइट की योजनाएं आपस में टकराने वाली हैं। क्लाइन अपने बिस्तर पर बैठा था। उसने अपना पजामा नहीं बदला था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन यानी आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान पूरी तरह सतर्क थी। उसके दिमाग में एक नजारा बना। एक व्यक्ति स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के जरिए उड़कर मेरी बालकनी पर उतरा है। वो मेरे बेडरूम की ओर आ रहा है। उसने नॉक किया है। उसे पता है कि मैं जाग रहा हूं। क्लाइन, जो अब एक सीक्वेंस 4 बिजारो सॉर्सरर था, उसके लिए यह समझना मुश्किल नहीं था। ग्रे फॉग के आशीर्वाद से उसकी शक्तियां एक एंजल यानी एंजल के करीब पहुंच रही थीं। वो अपने कमरे से बाहर निकले बिना भी पड़ोसी इमारतों में मौजूद लोगों को अपनी कठपुतली बना सकता था। लेकिन ये घुसपैठिया साधारण नहीं था। क्लाइन को उसकी स्पिरिट बॉडी से महसूस हुआ कि वो एक डेमीगॉड है। बैकलैंड लौटते ही एक डेमीगॉड मेरे दरवाजे पर। क्या मेरी पहचान उजागर हो गई है? क्लाइन का सिर दर्द करने लगा, लेकिन उसने शांति बनाए रखी। उसने अपनी चप्पलें पहनी, पजामा ठीक किया और आराम कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अंदर आ जाइए, उसने शांत आवाज में कहा। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुला। कोई ठंडी हवा नहीं आई, बस गलियारे में एक हल्का सा बवंडर उठा। आगंतुक अंदर आया। वो एक लोइनीज यानी लोइन का निवासी लग रहा था। काले बाल, भूरी आंखें और तीखे नक्श। उसने सिल्क टॉप हैट पहना था और उसका चेहरा थोड़ा पतला था। उसकी आभा यानी ऑरा किसी कब्रिस्तान की रात जैसी ठंडी और शांत थी।
उसके चारों ओर अनगिनत आत्माएं यानी स्पिरिट बॉडीज मंडरा रही थीं, जिससे माहौल भारी हो गया था। क्लाइंट को यकीन हो गया ये डेथ पाथवे का एक डेमीगॉड है। अचानक वो डेमीगॉड रुका, उसका सीधा हाथ नीचे लटक गया और उसने एक अजीब तरीके से झुककर अभिवादन किया। उसका रवैया इतना श्रद्धापूर्ण था जैसे वो किसी देवता के सामने खड़ा हो। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, दैवी आदेश यानी रेवलेशन के उत्तर में मैं पैट्रिक ब्रायन न्यूमिनस एपिस्कोपेट का योर एक्सीलेंसी यानी महामहिम से मिलने आया हूँ। रेवलेशन। क्लाइंट के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा था। एवरनाइट गॉडेस ने आर्टिफिशियल डेथ यानी डेथ पाथवे की यूनिकनेस पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है। अब वो न्यूमिनस एपिस्कोपेट के उन सदस्यों को आदेश यानी रेवलेशन भेज सकती हैं जो आर्टिफिशियल डेथ की पूजा करते हैं, और उन्होंने इस डेविगॉड को क्लाइन यानी ड्वेन डांटेस के पास भेजा है। क्लाइन ने मन ही मन हंसा और आह भरी, तो अब मैं एवरनाइट का ब्लेसेड होने के साथ साथ आर्टिफिशियल डेथ का ब्लेसेड भी बन गया हूँ। गॉडेस चाहती हैं कि मैं न्यूमिनस एपिस्कोपेट के इस गुट का नेतृत्व करूं। ये काम चर्च के आर्च बिशप्स को नहीं दिया गया, इसका मतलब गॉडेस इसे गुप्त रखना चाहती हैं। क्लाइन ने अपनी भूमिका निभाई। उसने अपना हाथ छाती पर रखा और श्रद्धापूर्ण आवाज में पूछा, ईश्वर का क्या आदेश है? पैट्रिक ब्रायन सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। हम सफल हुए। ईश्वर अंततः जाग गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि आज से मैं आपके आदेशों का पालन करूं और आपकी व्यवस्थाओं के अनुसार चलूं। क्लाइन ने तुरंत पायस या पवित्र बनने का नाटक किया। ईश्वर की इच्छा ही मेरी इच्छा है। फिर उसने पैट्रिक को बैठने का इशारा किया। बैठिए और अपना परिचय दीजिए। ये शिष्टाचार की बुनियादी बात है ना? क्लाइन ने जानबूझकर गर्मन स्पैरो के लहजे में बात की, ताकि अगर कोई जांच करे तो उसे लगे कि ये सब गर्मन स्पैरो और डेथ काउंसिल यानी एजिक से जुड़ा है। पैट्रिक ब्रायन सोफे पर बैठा और अपनी कहानी सुनाई। मैं मूल रूप से लोहेन का हूँ। मैं ईस्ट बैलाम में व्यापार करता था और वहाँ एक बीमारी से लगभग मर गया था। न्यूमिनस एपिस्कोपेट के सदस्यों ने मुझे बचाया। उस रस्म के दौरान मुझे ईश्वर की कृपा मिली और मैं बच गया। तब से मैंने अपना धर्म बदल लिया। मेरा गुट मानता है कि ईश्वर यानी डेथ मरे नहीं हैं, बस सो रहे हैं। और देखिए, हम सही थे, आप इसके गवाह हैं। क्लाइन ने उसकी बात सुनी और उसे कुछ अजीब लगा। प्राचीन दस्तावेज कहते हैं कि न्यूमिनस एपिस्कोपेट वाले जानते हैं कि वे आर्टिफिशियल डेथ बना रहे हैं। वे जानते हैं कि असली डेथ मर चुका है। लेकिन ये पैट्रिक ब्रायन ये तो सच में मानता है कि डेथ जिंदा है। क्या ये अज्ञानी है? क्लाइन ने पूछा। तुम्हारे गुट के बाकी उच्च अधिकारी यानी हाई रैंकिंग मेंबर्स कहाँ हैं? पैट्रिक ने श्रद्धा से कहा, मेरे जुड़ने से पहले ही ईश्वर थोड़ा जाग चुके थे। ये सब पिछले संतों का काम है। अभी हमारे पास 3 सेंट्स यानी डेमिगॉड्स और एक एंजल हैं। वे सब ईस्ट बैलाम में हैं। मैं बैकलैंड का प्रभारी हूँ। क्लाइन का दिमाग तेजी से चला। 1 एंजल और 3 सेंट्स, लेकिन बैकलैंड में तो ये लोग छोटे छोटे समूहों में बटे हुए थे और एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेनर्ड ने यही बताया था। क्लाइन ने पूछा, उस एंजल का नाम क्या है? क्या कोई और आदेश मिला है? पैट्रिक ने ईमानदारी से बताया, ईश्वर ने मना किया है कि मैं दूसरों को बताऊं, लेकिन आपके लिए कोई मनाही नहीं है। हमारे नेता का नाम हेटर है। वो कभी चर्च के आर्चबिशप थे और अब ईश्वर की कृपा से एंजल बन गए हैं। वे मेरे गुरु हैं। लेकिन एक रस्म के दौरान वे बुरी तरह करप्ट हो गए थे, इसलिए वे अपने मकबरे यानी मौजिलियम से बाहर नहीं आ सकते। क्लाइन ने पूछा, क्या हेटर और बाकी 2 डेमिगॉड्स शुद्ध बैलाम के निवासी हैं? हाँ, पैट्रिक ने सिर हिलाया। क्लाइन को अब पूरी तस्वीर समझ आ गई थी। पैट्रिक ब्रायन कोई साधारण डेमिगॉड नहीं है। वो आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट का एक उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट है। हेटर और बाकी कल्ट लीडर्स ने पैट्रिक को बचाने के लिए रस्म नहीं की होगी। उन्होंने उसे एक बलिदान यानी सैक्रिफिशियल आइटम के रूप में इस्तेमाल किया होगा। लेकिन किस्मत से डेथ की यूनिकनेस ने कुछ प्रतिक्रिया दी और पैट्रिक बच गया। उसका शरीर और आत्मा आर्टिफिशियल डेथ से जुड़ गए। हेटर ने इसे एक चमत्कार माना और पैट्रिक को ईश्वर की कृपा बताकर उसे कल्ट में शामिल कर लिया। उन्होंने उसे झूठ बोला कि डेथ जिंदा है। चूंकि पैट्रिक का कनेक्शन यूनिकनेस से था, इसलिए वो तेजी से डेमिगॉड बन गया। लेकिन असल में वो सिर्फ एक प्रयोग था, इसलिए उसे बैकलैंड भेज दिया गया ताकि अगर कुछ गलत हो तो दुश्मनों की राजधानी तबाह हो जाए, ना कि उनका अपना बेस। यही कारण है कि गॉडेस सिर्फ पैट्रिक को ही आदेश यानी रेवलेशन भेज पाई, हेटर को नहीं, क्योंकि पैट्रिक का कनेक्शन सीधा था। क्लाइन ने अपनी सोच को विराम दिया और पूछा, तुम्हारा वर्तमान सीक्वेंस क्या है? पैट्रिक ब्रायन ने सच बताया, मैं एक अनडाइंग यानी सीक्वेंस 4 हूँ। ये रहा लॉर्ड ऑफ द मिस्टरीज, चैप्टर 997, फर्स्ट सर्मन। क्लाइन अपनी आराम कुर्सी पर बैठा था। चेहरे पर गंभीरता थी। तुम कौन से पुनर्जन्म में हो? उसने शांत स्वर में पूछा। अनडाइंग हर 60 साल में मरते हैं और फिर पुनर्जीवित होते हैं। ये उनकी शक्ति का हिस्सा है। पैट्रिक ब्रायन ने श्रद्धा से उत्तर दिया, मैं अभी 50 साल का भी नहीं हूं। मुझे अनडाइंग बने 10 साल भी नहीं हुए हैं। क्लाइन ने पूछा, तुमने हमारे प्रभु में विश्वास कब शुरू किया? पैट्रिक ने याद करते हुए कहा, जब मैं 30 साल का हुआ था। क्लाइन का दिमाग तेजी से चला। 30 साल की उम्र में बियॉन्डर बनना और 40 से पहले सीक्वेंस 4 डेमिगॉड बन जाना, ये गति अविश्वसनीय है। या तो ये बहुत प्रतिभाशाली है या सच में ब्लेस्ड है। जैसा कि मैंने सोचा था, ये उस रिचुअल का एक उप उत्पाद है जिसे डेथ की यूनिकनेस ने प्रभावित किया है।
क्लाइन ने अपनी तुलना की। खैर, मैं तो 1 साल में यहाँ पहुंचा हूँ। मेरे पास चीट्स हैं, ग्रे फॉग है, इसलिए मेरा मामला अलग है। क्लाइन ने अपनी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए पूछा, तुम्हारी सार्वजनिक पहचान क्या है? पैट्रिक ने बताया, मैं एक व्यवसायी हूँ। बैकलैंड में मेरी 2 कपड़ों की फैक्ट्रियां हैं। बाहर की दुनिया के लिए मैं एवरनाइट गॉडेस का भक्त हूँ और न्यू पार्टी का समर्थक हूँ। क्लाइन को हंसी आने वाली। एवरनाइट गॉडेस का भक्त? विडंबना देख, गॉडेस ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है। क्लाइन ने आगे पूछा, तुम्हारे पास कितने सदस्य हैं और वे क्या करते हैं? पैट्रिक ने गर्व से बताया, 2 टीमें, कुल 12 बियॉन्डर्स। वे मेरी फैक्ट्रियों और घड़ी उद्योग में काम करते हैं। हम बहुत सावधानी से नए लोगों को जोड़ते हैं, इसलिए हमारे पास 100 से भी कम भक्त हैं। हमारा मुख्य काम है ईश्वर यानी डेथ के जागने के लिए सुराग और सामग्री इकट्ठा करना और रस्में करना। क्लाइन समझ गया कि ये रस्में असल में आर्टिफिशियल डेथ को जगाने की कोशिशें हैं, जो गॉडेस के प्लान के खिलाफ है। उसे इसे रोकना होगा। क्लाइन ने गंभीर चेहरा बनाया और कहा, ईश्वर के दैवीय आदेश के अनुसार आज से तुम मेरे निर्देशों का पालन करोगे। पैट्रिक तुरंत खड़ा हुआ और झुककर कहा, जी योर एक्सीलेंसी। क्लाइन ने अपना पहला आदेश दिया। पहला, सभी रस्में और सामग्री इकट्ठा करना बंद करो। ईश्वर आंशिक रूप से जाग चुके हैं। वे अभी रिकवरी स्टेज में हैं, इसलिए उन्हें किसी भी शोर से परेशान नहीं करना है। पैट्रिक को इस तर्क पर कोई संदेह नहीं हुआ। अगर ईश्वर जाग रहे हैं तो रस्में शोर ही तो है। उसने पूछा, तो हमें आगे क्या करना चाहिए? क्लाइन ने एक अनुमोदक मुस्कान दी और कहा, ईश्वर द्वारा छोड़े गए सुराग ढूंढना जारी रखो। फिर उसने एक और आदेश जोड़ा जो उसकी अपनी भलाई के लिए था, ताकि ये कल्टिस्ट्स कुछ अच्छा काम करें। इसे और प्रभावी बनाने के लिए क्लाइन ने अपना दाहिना हाथ छाती पर रखा और एक पवित्र उपदेशक की तरह कहा, ईश्वर ने कहा है, विश्वास करने के लिए विश्वास को समझना जरूरी है। ईश्वर ने कहा है, जो भटके हुए हैं उन्हें पहले अपने शरीर को मजबूत करना होगा और दिमाग को हथियार बनाना होगा, क्योंकि जिस राज्य का वादा उन्होंने किया है वहां अज्ञानता और जंगलीपन के लिए कोई जगह नहीं है। पैट्रिक की आंखों में चमक आ गई। उसने भी अपना हाथ माथे पर रखकर न्यूमिनस एपिस्कोपेट का खास इशारा किया और कहा, मैं ईश्वर की शिक्षाओं का पालन करूंगा। हर आत्मा को ईश्वर के राज्य में अनंत जीवन मिले। क्लाइन ने अपना दूसरा आदेश दिया। दूसरा, सदर्न कॉन्टिनेंट यानी हाइटर और अन्य संतों से आने वाले किसी भी आदेश को पहले मुझे बताओगे। मेरी अनुमति के बिना कुछ नहीं करोगे। क्लाइन को डर था कि हाइटर, जो एक एंजल है, अभी भी आर्टिफिशियल डेथ को जगाने की कोशिश कर रहा होगा। पैट्रिक ने सिर हिलाया, जी योर एक्सीलेंसी। क्लाइन ने अपना आखिरी आदेश दिया। तीसरा, जब तक मैं ना बुलाऊं मुझसे मिलने मत आना। हम मैसेंजर के जरिए बात करेंगे। तुम्हें पता है कि एस्ट्रल वर्ल्ड में कई ऐसी शक्तियां हैं जो ईश्वर की वापसी नहीं चाहती। पैट्रिक ने सहमति जताई और अपने मैसेंजर का मंत्र बताया। क्लाइन ने भी अपने मैसेंजर यानी रीनेट टिनेकर का मंत्र बताया और कहा, याद रखना, मेरा मैसेंजर गैरमन स्पैरो से जुड़ा है और हर खत के लिए 1 सोने का सिक्का देना होगा। गैरमन स्पैरो? पैट्रिक चौंका, फिर उसकी आंखों में समझ की चमक आई। योर एक्सीलेंसी, क्या आप डेथ काउंसिल अजिक है? क्लाइन ने राहत की सांस ली। शुक्र है, ये कट्टरपंथी है लेकिन बेवकूफ नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वो नहीं हूं, वे मेरे गुरु हैं। ये झूठ पैट्रिक के लिए एकदम सही स्पष्टीकरण था। जाने से पहले क्लाइन ने बाकी गुटों के बारे में जानकारी ली। पैट्रिक ने बताया, न्यूमिनस एपिस्कोपेट का सबसे मजबूत गुट रॉयल फैमिली फैक्शन है। उनकी नेता सिया पैलिंक्वे एगर्स है, जो खुद को पेल व्हाइट एम्प्रेस कहती है। वो शायद एक एंजल है। इसके अलावा उनके पास 5 सेंट अपॉसल्स हैं। बाकी गुट कमजोर हैं, जैसे रिपोज फैक्शन और अंडरवर्ल्ड फैक्शन। क्लाइन ने सब नोट कर लिया और पैट्रिक को जाने का इशारा किया। पैट्रिक खड़ा हुआ, झुका और परछाई बनकर गायब हो गया। क्लाइन खिड़की के पास गया और पर्दे हटाकर बाहर देखा। सड़क पर कुछ धुंधली बग्घियां खड़ी थीं। उनके आगे लटके लैंप से पीली, सफेद और धकनी ग्रीन रोशनी निकल रही थी। इन बग्घियों के आसपास पारदर्शी आकृतियां थीं, जिन्होंने औपचारिक कपड़े पहने हुए थे। पैट्रिक ब्रायन हवा से नीचे उतरा। उन आत्माओं ने झुककर उसका स्वागत किया और बग्घी में बैठ गईं। वो काफिला धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वहां कभी था ही नहीं। क्लाइन ने पर्दा गिरा दिया। उसका चेहरा गंभीर था। भले ही ये सब गॉडेस की योजना है, लेकिन मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है। बैकलैंड में या शायद पूरी दुनिया में कुछ बहुत ही काला और भयानक फूटने वाला है। पता नहीं ये कब तबाही मचाएगा। इस चिंता के साथ क्लाइन ने एक भी पल बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत डेमोनियस ट्रिसी से संपर्क करने का फैसला किया। ये रहा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, चैप्टर 978, गिफ्ट। पिछले अध्याय में क्लाइन ने अपनी दोहरी भूमिकाएं ड्वेन डांटेज और गर्वन स्पैरो संभालते हुए बैकलैंड में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी।
उसने पैट्रिक ब्रायन, न्यूमिनस एपिस्कोपेट का डेमीगॉड को अपना अनुयायी बना लिया था। अब वो अपने पुराने साथियों और संपर्कों से जुड़ने और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। रात का समय था। 160 बोकलैंड स्ट्रीट के बगीचे में चांदनी खिली हुई थी। एक छोटा भूरा चूहा, ग्रे रैट, अपने बिल से बाहर निकला और सीधे मास्टर बेडरूम की ओर भागा। वो तेजी से बिस्तर पर चढ़ा। ऊपर से हवा में एक काला चिपचिपा सा पदार्थ नीचे गिरा। चूहे ने उसे अपने सिर पर ऐसे पकड़ लिया जैसे वो सर्कस का कोई कलाबाज हो। ये चूहा कोई साधारण जीव नहीं था, ये क्लाइन की कठपुतली था। क्लाइन बेडरूम में बैठे बैठे अपनी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के जरिए उसे नियंत्रित कर रहा था। चूहा वहां से भागकर सीवर के मुहाने पर पहुंचा। अचानक एक जादुई घटना घटी। चूहे के अगले पंजों पर मांस का एक लोथड़ा उभरा और वे लंबे हो गए। उसने अपने इन विकृत पंजों से नाले का भारी ढक्कन बिना कोई आवाज किए हटा दिया। चूहा नाले में कूद गया और गंदगी के बीच दौड़ते हुए उस जगह पहुंचा जहां पहले डीमनेस ट्रिसी छिपी हुई थी। वहां उसने मिट्टी खोदी और एक आईने का टुकड़ा बाहर निकाला। फिर उसने अपने सिर पर रखे उस काले चिपचिपे पदार्थ को, जो ट्रिसी के बालों की राख थी, आईने पर मला। क्लाइन ने अपनी मैरियोनेट को बदला। चूहे का शरीर खींचा और वो एक मध्यम आयु के आदमी में बदल गया जिसने गहरा लाल कोट और तिकोनी टोपी पहनी थी। ये एडमिरल ऑफ ब्लड सेन्योर था, लेकिन ये असली सेन्योर नहीं था। ये कागज के पुतले की तरह पतला था। नाले की ठंडी हवा से सेन्योर का पतला शरीर उड़ने लगा। ये चूहा काफी मोटा है, सेन्योर ने यानी क्लाइन ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। सेन्योर ने रस्म पूरी की और आईने से 2 कदम पीछे हट गया। एक चट की आवाज के साथ वो खुद को नाले की काई लगी दीवार पर एक तेल चित्रकला की तरह चिपका लिया। ईस्ट बरो के एक अंधेरे कमरे में काले चिपचिपे तंतु एक साथ मिलकर एक गोला बना रहे थे। इन तंतुओं के सिरों पर या तो आंखें थीं या जहरीले सांपों के सिर। ये नजारा बेहद डरावना था। अचानक गोला टूटा और तंतु वापस अपनी असली शक्ल में आ गए। काले लंबे बाल। गोले के बीच में एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा बेहद मासूम और सुंदर था, लेकिन दर्द से विकृत था। ये ट्रिसी थी। उसने अपना गाउन पहना, बालों को ठीक किया और कमरे में रखे आदमकार आईने के पास गई। उसने अपना हाथ आईने पर फेरा। काली लपटें उठीं और आईना गहरा काला हो गया। आईने के अंदर रोशनी चमकी और नाले का दृश्य दिखाई दिया। दीवार पर चिपका सेन्योर उसे एक पेंटिंग की तरह देख रहा था। ट्रिसी हंसी। उसकी हंसी से अंधेरा कमरा रोशन हो गया। उसने मजाक में कहा, मिस्टर गर्मिन स्पैरो, क्या ये दुनिया के सबसे मजबूत एडवेंचरर का पागलपन और क्रूरता है, या मैं सिर्फ एक जोकर से बात कर रही हूं? ट्रिसी ने पहचान लिया था कि एडमिरल ऑफ ब्लड असल में गर्मिन स्पैरो की कठपुतली है। क्लाइन हैरान नहीं था, क्योंकि ट्रिसी चालाक थी। क्लाइन ने सेन्योर के जरिए जवाब दिया, जोकर पागल और क्रूर क्यों नहीं हो सकते? फिर उसने सीधा सवाल किया, रॉयल गार्ड्स के कैप्टन विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की जांच में कोई प्रगति? ट्रिसी का चेहरा गंभीर हो गया। कम से कम 1 या 2 महीने और लगेंगे। क्लाइन ने फिर से मदद की पेशकश की, लेकिन ट्रिसी ने ताना मारा। बैकलिन के इस खेल में सिर्फ ताकत से सब कुछ हल नहीं होता। फिर उसने पूछा, क्या संपर्क करने का कोई आसान तरीका है? क्लाइन ने उसे मिस मैसेंजर रिनेट टिनेकर का मंत्र दिया और एक सोने के सिक्के की कीमत बताई। ट्रिसी ने आईने पर हाथ मारा और संपर्क काट दिया। नाले में सेनोर फिर से चूहा बन गया और अंधेरे में गायब हो गया। क्लाइन ने अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर आह भरी। मुझे ट्रिसी के साथ काम करने पर पछतावा हो रहा है। वो प्राइमोर्डियल डीमनेस की इच्छाओं के बोझ तले दबी है और बदले की आग में अंधी है। वो एक चलता फिरता बम है जो कभी भी फट सकता है। क्लाइन ने कोशिश की कि वो ट्रिसी का स्थान पता लगाए, लेकिन वो असफल रहा। इसका मतलब ट्रिसी अब प्राइमोर्डियल डीमनेस की ब्लेस्ड बन चुकी थी। अगली दोपहर क्लाइन ड्वेन डैंटिस के रूप में ने अपने बटलर वॉल्टर और असिस्टेंट रिचर्डसन को निर्देश दिए। वो सदर्न कॉन्टिनेंट से बहुत सारे उपहार लाया था, कॉफी बीन्स, तंबाकू, वाइन और नक्काशीदार मूर्तियां। वॉल्टर, याद रखना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैक्ट को बताना कि ये रिवर वैली ग्रेप वाइन कॉकटेल बनाने के लिए सबसे अच्छी है, क्लाइन ने निर्देश दिया। जब सारे उपहार पड़ोसियों के लिए भेज दिए गए तो रिचर्डसन ने पूछा, बाकी बचे उपहार कहाँ भेजने हैं? क्लाइन मुस्कुराया, ये चैरिटी फाउंडेशन के लिए है, मैं खुद ले जाऊंगा। उसने अपनी जेब में एक सुनहरा ताबीज भी रखा। मैं डॉक्टर एरन के बच्चे के जन्म पर नहीं जा पाया था, मैं उसे ये ताबीज दूंगा। असल में ये विल ऑक्सेप्टन स्नेक ऑफ मर्क्यूरी के लिए था। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, उसे शायद ताबीज से ज्यादा आइसक्रीम पसंद आएगी। क्लाइन अपनी बग्गी में 22 फल्प स्ट्रीट लो एंड चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन पहुंचा। वो अपने नए वैलेट एनूनी के साथ अंदर गया और स्टाफ को तोहफे बांटते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंचा। उसने एक डायरेक्टर के केबिन का दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाइए। ऑड्री हॉल, मिस जस्टिस की कोमल आवाज आई। ऑड्री, जो एक स्पेक्टेटर थी, पहले ही जान चुकी थी कि डेंटिस आ गए हैं। क्लाइन अंदर गया और एक छोटा गिफ्ट बॉक्स निकाला। मैं सदर्न कॉन्टिनेंट से वापस आ गया हूँ,
मेरा काम बहुत अच्छा रहा, मैं अपनी खुशी आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। ये एक कोट था कि उसने ऑड्री का काम कर दिया है। ऑड्री ने उत्सुकता से बॉक्स खोला। अंदर एक सुंदर एक्सेसरी थी, एक सफ़ेद पंख जिस पर पीले पैटर्न बने थे। ये एक सजावटी रिबन है, क्लाइन ने समझाया। ईस्ट बालाम में उच्च वर्ग के लोग इसे पहनना पसंद करते हैं। इसे हैट पर लगाना सबसे कुलीन माना जाता है। ये वहाँ के फेदर्ड सर्पेंट, पंखों वाले सांप की पूजा से जुड़ी परंपरा है, जो वहाँ मृत्यु, डेथ का प्रतीक है। ऑड्री मुस्कुराते हुए सुन रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया। कहीं मिस्टर वर्ल्ड ने सच में किसी फेदर्ड सर्पेंट का पंख उखाड़ कर तो नहीं दिया। सच्चाई ये थी कि ये पंख आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट का एक उपउत्पाद था, जिसे क्लाइंट ने रस्मों के दौरान हासिल किया था। ये एक शक्तिशाली बियॉन्डा सामग्री थी जिसे बलिदान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। जो कि ऑड्री भी एवरनाइट की भक्त थी, ये उसके काम आ सकता था। ये रहा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज चैप्टर 979 जॉय ऑफ लाइफ। पिछले अध्याय में क्लाइन ड्वेन डांटेस के रूप में ऑड्री ऑल को एक खास तोहफा दिया था, आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट का एक पवित्र पंख या फेदर। ये पंख डेथ से संपर्क करने का एक साधन है। अब क्लाइन अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभा रहा है, दोस्तों से मिल रहा है और अपनी नई पहचान को मजबूत कर रहा है। ऑड्री हॉल ने गिफ्ट बॉक्स में रखे उस पंख वाले रिबन को देखा। सदर्न कॉन्टिनेंट की परंपराएं सच में हमसे अलग हैं, उसने आश्चर्य के साथ कहा, लेकिन ये मेरे स्वाद से मेल खाता है। ये आधा सच था और आधा शिष्टाचार। एक रईस महिला के रूप में उसे वो पंख कलात्मक लगा, लेकिन वो इसे अपने हैट पर लगाने के लिए ज्यादा ही अजीब मानती थी। ये वैसा ही था जैसे कोई पर्यटक प्राचीन खंडहरों से कोई अजीब स्मृति चिन्ह खरीदे, लेकिन उसे घर में सजाने से कतराए। क्लाइन मुस्कुराया। उसने जानबूझकर एक इशारा किया। किंवदंती है कि जो लोग ऐसे सामान पहनते हैं उन्हें फेदर्ड सर्पेंट या पंखों वाले नाग का आशीर्वाद मिलता है, दूसरे शब्दों में डेथ का आशीर्वाद। ऑड्री, जो एक स्पेक्टेटर थी, सीक्वेंस 6, तुरंत इशारे को समझ गई। ओह, तो ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये एक मिस्टिकल आइटम है जिससे मुसीबत के समय डेथ से मदद मांगी जा सकती है। उसे मिस्टर ड्वेन डांटेस से और स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। उसने एक सधी हुई मुस्कान दी, बिना दांत दिखाए, और कहा, मुझे ये बहुत पसंद आया, मैं इसे उचित मौके पर अपने हैट पर लगाऊंगी। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, स्पेक्टेटर से बात करना कितना आसान होता है, वे इशारों में ही सब समझ जाते हैं। जब क्लाइन चला गया, ऑड्री अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसका दिमाग हेवन रैम्बिस, साइकोलॉजी एल्केमिस्ट का डेमीगॉड, की बातों पर अटक गया था। मुझे मिस्टर वर्ल्ड को इसके बारे में बताना होगा, लेकिन अभी नहीं। सोमवार को टैरो क्लब की मीटिंग में, वहां बात करना ज्यादा सुरक्षित होगा। मैं मिस्टर हैंगडमैन और मैम हर्मिट से भी सलाह ले सकती हूँ कि एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर के सम्मोहन से कैसे बचा जाए। ऑड्री ने एक और बात महसूस की। जब भी मेरे माता पिता सेंट सैमुअल कैथीड्रल में जाते हैं तो रस्में हमेशा बैकलैंड के आर्चबिशप, जो एक डेमीगॉड है, करते हैं। शायद वे भी रईसों को ऐसे बाहरी सम्मोहन से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। अपने विचारों को शांत करने के लिए ऑड्री ने एक कागज पर कुछ आकृतियां बनाई, एक दूसरे को काटते हुए गोले और ठंडी आंखों वाला चेहरा। जैसे ही उसने ये देखा, वो सतर्क हो गई। उसने अपनी आध्यात्मिकता का इस्तेमाल करके कागज को जला दिया। एक अच्छी साइकाइट्रिस्ट होने के नाते वो जानती थी कि ये चित्र उसके असली डर को उजागर कर रहे थे और वो कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहती थी। लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के एक रेस्ट रूम में क्लाइन ने मिस्टर एजिक को एक पत्र लिखा। पिछले पत्रों में उसने इंस जैंगविल से बदला लेने और 008 की घटनाओं के बारे में बताया था, जिसका कोई जवाब नहीं आया था क्योंकि एजिक सो रहे थे। लेकिन इस बार का पत्र अलग था। इसमें कोई लड़ाई या साजिश नहीं थी। क्लाइन ने लिखा, फाउंडेशन के जरिए बच्चों की मदद करना बहुत ही सार्थक काम है। मुझे इससे संतुष्टि और खुशी मिलती है। मिस्टर एजिक, क्या आप भी ऐसा महसूस करेंगे? जब आप जागेंगे तो शायद आप भी कुछ ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। हर बार जब आप पुनर्जीवित होंगे तो आप उन बच्चों को देख पाएंगे जिनकी आपने मदद की थी। भले ही वे आपको याद न रखें, लेकिन वे आपके काम को याद रखेंगे। क्लाइन ने तांबे की सीटी बजाई और कंकाल मैसेंजर को पत्र सौंप दिया। इसके बाद वो पास के सेंट सैमुअल कैथीड्रल गया। उसने अंधेरे हॉल में 15 मिनट प्रार्थना की और दान पेटी में 80 पाउंड यानी एक बड़ी रकम डाली। ये उसका तरीका था चर्च को बताने का कि ड्वेन डांटेस वापस आ गया है। दोपहर की चाय का समय। क्लाइन अपने वैलेट के साथ डॉक्टर एरन सेरिस के घर पहुंचा। वो वहां डॉक्टर, उनकी पत्नी विल्मा और उनके नवजात बच्चे विल ऑक्सेप्टिन से मिलने आया था। बड़ी अफसोस की बात है कि मैं विल की बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाया, क्लाइन ने माफी मांगते हुए कहा। ईस्ट बालम में ये ताबीज बच्चों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। उसने वो सोने का ताबीज डॉक्टर को दिया। डॉक्टर ने उसे धन्यवाद कहा और उस ताबीज को बच्चे के पालने में लटका दिया। उन्होंने हिलाते हुए पूछा, विल, क्या तुम्हें ये पसंद आया? चांदी के रेशम में लिपटे उस गोल मटोल बच्चे ने अपना नन्हा हाथ उठाया और ताबीज को एक झटके से दूर फेंक दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। क्लाइन ने हंसते हुए बात संभाली, बच्चों का ऐसा करना सामान्य है।
जब चाय और नाश्ता आया तो क्लाइन ने ईस्ट बालम की कहानियां सुनानी शुरू की। इसी बीच उसने चुपके से एक भ्रमजाल बनाया। डॉक्टर और उनकी पत्नी को लगा कि क्लाइन अभी भी कहानियां सुना रहा है, लेकिन असल में क्लाइन पालने की ओर मुड़ा और बच्चे से बात करने लगा। क्लाइन, तुम्हें मेरा तोहफा पसंद नहीं आया? विल ऑक्सेप्टिन, बच्चे की आवाज में। ऐसे तोहफों का क्या फायदा? इससे अच्छा तो तुम मुझे ग्वादर यानी वो खट्टा मीठा पेय दे देते, कम से कम वो पीने लायक तो होता। क्लाइन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और असली खबर दी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। ओरोबोरस यानी एंजल ऑफ फेट एक खास व्यक्ति द्वारा घायल कर दिया गया है। वो कुछ समय तक तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। क्लाइन ने जानबूझकर एडम का नाम नहीं लिया ताकि वो अलर्ट ना हो जाए। विल ऑक्सेप्टिन थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी किस्मत में जो बदलाव आया है वो लंबे समय में तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर बच्चे ने मजाक में कहा, ओ, मुझे अचानक ग्वादर पीने का मन कर रहा है, खासकर अगर उसमें आइसक्रीम हो। क्लाइन ने अपना भ्रमजाल तोड़ा और गंभीर चेहरा बनाकर कहा, बच्चों के लिए ऐसी चीजें अच्छी नहीं होती। फिर उसने असली दुनिया में मेज से आइसक्रीम का कप उठाया। डॉक्टर और उनकी पत्नी देख रहे थे। क्लाइन ने चांदी के चम्मच में थोड़ी आइसक्रीम ली और बच्चे को चिढ़ाते हुए कहा, विल, क्या तुम्हें चाहिए? क्या तुम्हें चाहिए? श्रीमती विल्मा ने हंसते हुए कहा, हमारा विल ऐसी चीजें पसंद नहीं करता। ठीक उसी पल क्लाइन ने वो आइसक्रीम का चम्मच अपने मुंह में डाल लिया और मजे से खा लिया। वाह! पालने में लेटे बच्चे विल ऑक्सेप्टिन ने जोर से रोना शुरू कर दिया। ये रहा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज चैप्टर 980, चॉइस ऑफ पैरासिटिक टारगेट। पिछले अध्याय में क्लेन ड्वेन डांटेस के रूप में विल ऑसेप्टिन से मुलाकात की और उसे मजाक में आइसक्रीम खिला दी थी। दूसरी ओर लियोनार्ड मिचेल रेड ग्लव बैकलैंड में अपने नए मिशन की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर एरन सेरेस और उनकी पत्नी विल्मा ने बड़ी मुश्किल से रोते हुए बच्चे विल ऑसेप्टिन को शांत किया। डॉक्टर ने अपने सोने के रिम वाले चश्मे को ठीक किया और माफी मांगते हुए कहा, इसके लिए माफी चाहता हूं, बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। इसके बाद क्लेन ने फिर से अपनी बियॉन्डर शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक भ्रमजाल यानी इल्यूजन बना दिया। कमरे में मौजूद बाकी लोग बेहोशी की हालत में चले गए, जैसे वे कोई कहानी सुन रहे हों। क्लेन ने अपनी आइसक्रीम, जिसे उसने अभी खत्म नहीं किया था, उठाई, एक नया चम्मच लिया और पालने के पास गया। उसने कोमलता से पूछा, विल, क्या तुम्हें थोड़ी चाहिए? चांदी के रेशम में लिपटे उस गोल मटोल बच्चे ने जवाब देने का मौका नहीं दिया। क्लेन ने आगे कहा, तुम अब पैदा हो चुके हो तो तुम्हें कागज का सारस बनाना आना चाहिए। इस तरह मुझे बार बार यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जानते हो ये कितना संदिग्ध है। विल ऑसेप्टिन ने उसे घूरा। क्लेन ने अपनी जेब से एक उच्च गुणवत्ता वाला कागज निकाला और पालने में रख दिया। फिर वो झुका और चम्मच में आइसक्रीम भरकर बच्चे के मुंह के पास ले गया। क्लेन ने हंसते हुए कहा, किस्मत जो देती है उसकी कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है ना? पालने में लेटे विल ने अपने नन्हे हाथ से गालों पर सूखे हुए आंसू पोंछे और बड़बड़ाया, फेट पाथवे के बियॉन्डर्स के लिए कीमत पहले चुकानी पड़ती है, तब इनाम मिलता है। इसके साथ ही उस गोल मटोल बच्चे ने बड़ी मुश्किल से कागज का सारस बनाना शुरू कर दिया। क्लेन चम्मच पकड़े हुए मुस्कुराता रहा। ये एक अनोखा सौदा था, आइसक्रीम के बदले एक सुरक्षित संचार का जरिया। एक बग्घी पिंस्टर स्ट्रीट से सेंट सैमुअल कैथीड्रल की ओर जा रही थी। रास्ते में 160 बॉकलैंड स्ट्रीट यानी ड्वेन डांटेस के क्रस से गुजरते हुए लियोनार्ड ने खिड़की से बाहर देखा और बड़बड़ाया, ड्वेन डांटेस भी वापस आ गया है। उसके दिमाग में पैलेस ज़ोरोस्ट यानी ओल्ड मैन की आवाज गूंजी, भाग्य अंततः आपस में जुड़ जाएगा। लियोनार्ड ने तंज कसा, ओल्ड मैन, जागने के बाद तुम बहुत बड़े पाखंडी बन गए हो। पैलेस बस हंसा। चर्च में पहुंचकर लियोनार्ड आर्च बिशप सेंट एंथनी स्टीवनसन से मिला। सेंट एंथनी ने कहा, तुम्हारे पास सीक्वेंस 5 स्पिरिट वॉरलॉक बनने के लिए पर्याप्त योगदान है, लेकिन अभी तुम्हारा पिछला पोषण पूरी तरह पचा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सोएस्ट की टीम से निकालकर अलग मिशन दे रहा हूं। लेनर्ड को कुछ पैरानॉर्मल गतिविधियों की फाइलें दी गईं। उसने पूछा कि सोएस्ट की टीम क्या कर रही है। सेंट एंटनी ने संक्षेप में कहा, वे क्रेस्टेट, एक अन्य रेड ग्लव की मदद कर रहे हैं। बाहर निकलकर लेनर्ड ने बेसमेंट की ओर कदम बढ़ाए। सीढ़ियों पर रंगीन कांच की खिड़कियों से आती रोशनी में धूल के कण उड़ रहे थे। लेनर्ड को अचानक एमन, ब्लास्फेमर की याद आई। उसे लगा कि एमन हर जगह मौजूद है। उसने दबी आवाज में पूछा, ओल्ड मैन, तुम किसी कीड़े को पैरासिटाइज क्यों नहीं करते? वे छोटे होते हैं और छिपने में आसान। एमन तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। पलेस ज़ुरवास्ट ने चिढ़कर जवाब दिया, एक कीड़ा कब तक जिंदा रह सकता है? बार बार लक्ष्य बदलना शरीर पर भारी पड़ता है, इससे मेरी हालत और खराब होगी। लेनर्ड ने पूछा, तो फिर कोई और जानवर जो लंबा जीता हो? पल्लेस हंसा, तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उच्च सीक्वेंस पर पागलपन का खतरा बढ़ जाता है। अगर मैं किसी साधारण जानवर को पैरासिटाइज करूं तो उसके शरीर के हार्मोन और संरचना मुझे प्रभावित करेंगे। अगर मैं किसी इंसान से बात न करूं तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं ऑन हूं।
जानवर की वृत्ति मुझ पर हावी हो जाएगी और मैं पागल हो जाऊंगा। लेनर्ड सहम गया, समझ गया। इसीलिए तुम लक्ष्य चुनने में इतने सख्त हो। पल्लेज ने आगे कहा, हमारे लिए सबसे अच्छा लक्ष्य समान पाथवे मैरॉडर का बियॉन्डर होता है। हम उसकी शक्तियों को सोख सकते हैं। दूसरा विकल्प सीयर या अप्रेंटिस पाथवे के बियॉन्डर्स हैं। और तीसरा विकल्प कोई भी समझदार बियॉन्डर होता है जिससे हम बात कर सके। और तुम्हारे जैसा। पल्लेज ने ताना मारना चाहा, लेकिन तभी एक बिशप सीढ़ियों से उतरा और लेनर्ड चुप हो गया। शाम 7:30 बजे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माख्ट का घर क्लेन ड्वेन डांटिस के रूप में पार्टी में पहुंचा। मॉरी माख्ट और उनकी पत्नी रियाना ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। माख्ट ने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, बहुत अच्छा काम किया हथियारों की डील के बारे में। क्लेन ने पूछा, मिस हेजल नहीं दिख रही, क्या वे बोर्डिंग स्कूल चली गईं? रियाना ने उदास होकर कहा, नहीं, वो बीमार है। उसे एक पागल चूहे ने काट लिया था जब हम जागीर में थे। उसका घाव अभी तक नहीं भरा है। क्लेन चौंका, हेजल को एक पागल चूहे ने काटा? माख्ट ने कहा, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिए हैं, लेकिन वो चूहा अभी तक नहीं मिला। शायद हमें कुछ बिल्लियां पालनी चाहिए। क्लेन का दिमाग तेजी से चला। एक रईस लड़की को चूहे का काटना सामान्य नहीं है। क्या ये मैरॉडर पाथवे के किसी बियॉन्डर, शायद एमन का कोई अवतार या उसके चेले का काम है? हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।